नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बिहार में चुनाव चल रहे हैं। अब बिहार में जिसको सबसे बड़े अपने चुनावी टेस्ट का सामना करना पड़ रहा है, पहली बार देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनकर, और यह भी बिहार की धरती में, राजनीति के जनक कहे जाने वाले चाणक्य की धरती पर सबसे बड़ा इम्तिहान। लेकिन इस इम्तिहान में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस व्यक्ति से आप मिलने वाले हैं उसके लिए यह चुनाव कितना आसान, कितना मुश्किल। देखिए, बात हो रही है जेपी नड्डा की, और जेपी नड्डा जो है, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो उनका जन्म भी यहीं हुआ है। हम पटना में हैं इस समय, जन्म भी यहीं हुआ है, उनकी पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुई है पटना में। हम उनके स्कूल में मौजूद है, लेकिन पटना शहर उनको लिए चलेंगे। हाँ। ये जरा जानने के लिए कि कितना याद है, कितना पटना शहर भूल गए। और इस समय सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में पटना के मौजूद हैं हम। काफी प्रतिष्ठित स्कूल, यहाँ का बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं, लेकिन जो नाम जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने अपनी छात्र राजनीति, नड्डा जी, यहीं से शुरू की है। आज राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान आपको यहीं पर, वो टेस्ट यहीं पर देना है आपको। मैं हर चुनाव को टेस्ट मैच की तरह ही देखता हूँ। टेस्ट मैच? हाँ, और टेस्ट की तरह ही देखता हूँ, इसलिए इस चुनाव को भी मैं उसी तरीके से देख रहा हूँ। अध्यक्ष हूँ तब भी, और जब नहीं था संगठन मंत्री और जनरल सेक्रेटरी भी रहा, तब भी मैं हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में और पूरे शिद्दत के साथ लड़ने की मेरी आदत है। तो इस चुनाव को भी मैं उसी तरीके से देखता हूँ, और हमारे साथी भी बहुत ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। पूरी उन्होंने अपनी शक्ति झोंकी हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिलेगी। आज जब यहाँ स्कूल में हम खड़े हैं, एक ऐसे स्कूल से शुरुआत, और यहाँ से अब आप बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। चुनाव पर तो बाद में बात करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। पॉलिटिक्स में आए कैसे? जब आप छोटे थे, कहाँ से पॉलिटिक्स में स्कूल पहुंचने के बाद लगता है कि उन दिनों कभी भी दिमाग में रहा होगा कि एक दिन नहीं, पार्टी अध्यक्ष? मैं एक पढ़ाई में मेरी रुचि थी और खेल में मेरी रुचि थी, इसलिए मैं विशेष करके इस तरीके से कोई राजनीति के बारे में कोई विचार नहीं रखता था। लेकिन यहाँ 72-73 के बाद बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल हुआ, और उस अपहीवल में, क्योंकि मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, उसका जो एपिक सेंटर था वो यूनिवर्सिटी थी, और मुझे यूनिवर्सिटी में ही रहने का मौका मिला। तो बहुत से हमारे साथियों से जब मुलाकात होती थी तो ध्यान में आया कि राजनीतिक चेतना यहाँ बहुत प्रबल है, और वही राजनीतिक चेतना मुझे भी, मैं भी उसमें आ गया। और 74 में मुझे याद है, मैं 10th का स्टूडेंट था, जैसा मैं यहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन की, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चला, और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में मुझे याद है 18 मार्च 1974 मैं भी उसमें शामिल हो गया, और वो एजिटेशन बहुत आगे चल करके एक विराट रूप उसने लिया सारे देश में, आंदोलन देश में। और मुझे याद है कि एक मार्च हुई थी, शायद 5 जून का दिन था। 5 लाख सिग्नेचर्स के साथ गवर्नर आर.डी. भंडारी को देने के लिए, गफूर सरकार के बर्खास्तगी के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन चला था। तो मैं उस समय 10th का विद्यार्थी था, मैं उसमें शामिल हो गया। आपका प्रीफेक्ट में नाम भी देख रहे हैं 74 में। जी, मैं यहाँ का हाउस कैप्टन था पैंथर्स का, और मेरा भाई टाइगर्स का हाउस कैप्टन था। मुझे खेल में बहुत रुचि थी। मैं माइल रेस चैंपियन भी था। स्कूल में रहते हुए भी आप ये सब कर रहे थे? मैं माइल रेस चैंपियन भी था, और मैं स्प्रिंट चैंपियन भी था, यानी 100 मीटर्स रेस का भी चैंपियन था। बहुत रेयर होता है कि लॉन्ग रेस वाले स्प्रिंट में आते हैं, लेकिन मैं था। और ये स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, मैं बिहार नंबर 4 रहा स्विमिंग में, और जूनियर्स में मैं बिहार नंबर 4 रहा। तो मुझे यहाँ सब लोग कहते थे कि नड्डा या तो क्लासरूम में मिलेगा या स्विमिंग पूल में मिलेगा। और अब बताइए, ये स्विमिंग में चैंपियन, प्रीफेक्ट आप। यहाँ मुझे प्रिंसिपल की तरफ से इजाजत थी कि व्हेनेवर आई वांट आई कैन यूज अ स्विमिंग। अरे लेकिन अब स्विमिंग की चैंपियनशिप आपने छोड़ी, प्रीफेक्ट, पढ़ाई लिखाई में अच्छा लड़का, और ऐसा नेता कौन सा था जिसने आपको इतना प्रेरित कर दिया कि आप आ गए?
जयप्रकाश नारायण जी ने मुझे प्रेरित किया। और मुझे याद है मेरे फॉर्मेटिव डेज में मैं सबसे पहली बार 1974 में जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, तो बीच के गैप में मैं पहली बार अनशन पर बैठा था। एज क्या रही होगी? 60 का बॉर्न हूँ, 14 साल, 74। तो मैं मेट्रिकुलेशन की परीक्षा भी दे रहा था, तो बीच में वो आया हमारे मोहल्ले में। उस समय सत्याग्रह चल रहा था और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं जा सकता हूँ? उन्होंने कहा जा सकते हो। तो मैं पहली बार 1974 में, एंड जेपी इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी बात ये थी कि राजनीतिक चेतना इस तरीके से जगी कि मेरी माताजी, हम यहाँ रहते थे जहाँ मौर्य होटल है अभी, ये वाइस चांसलर्स रेजिडेंस था पहले, वी वर द लास्ट टू स्टे देयर। तो जितने भी राजनेता गांधी मैदान में आते थे, तो मेरी माताजी मुझे उंगली पकड़ करके, मैंने देवराज अरस को देखा है, मैंने निजलिंगप्पा को देखा है, मैंने कामराज जी को देखा है, और इनके सबके ट्रांसलेशन होती थी भाषण की। देवराज अरस की भाषण की ट्रांसलेशन होता था। ये सब कांग्रेस के उस समय बड़े दिग्गज, जगजीवन राम जी को देखा है। और फिर अटल जी और गांधी मैदान, ये पर्यायवाची थे। यानी अटल जी का आना हो और गांधी मैदान में सभा न हो और हम न उपस्थित हो। कई बीजेपी नेताओं को उनकी कविताएं याद रहती हैं कंठस्थ। लेकिन ये गांधी मैदान और गांधी मैदान पटना की पहचान, जी, पटना से अपने आप को कैसे जोड़कर देखते हैं आप? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ओरिजिनली, और पटना में ही जन्म हुआ, और पटना में क्या ही होता है कि पटना से शैशव अवस्था, फॉर्मेटिव इयर्स कैन नेवर बी फॉरगॉटन, उसको हम भूल नहीं सकते। मेरी जिंदगी का भी होश यहाँ आई मुझे, और बिहार की एक अजब हवा है, एक जिसको मैं कहता हूँ एक वार्मथ है, एक गर्मजोशी है, एक प्यार है, एक संस्कार है, जिसको मैं जीता हूँ। और हिमाचल जाने के बावजूद भी मैं भावुक हो जाता हूँ जब मैं पटना की बात करूँ या बिहार की बात करूँ। मतलब मेरे वो खड़े हो जाते हैं रम के। लेकिन आई एम इमोशनली इन्वॉल्व, एंड यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और क्या होता है कि जब भी आप अपने जीवन की बातों को याद करते हैं, तो फॉर्मेटिव डेज में जो आपकी विचार बनते हैं और वो इंट्रोस्पेक्शन का समय मिलता है, उसमें से वो गढ़ करके आगे निकलते हैं। तो उसमें जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे पटना, बिहार के लोग, मित्र साथी। नहीं तो और भी कुछ तो याद आता होगा आपको। देखिए स्कूल, और इसके बाद हम आपके कॉलेज भी चलेंगे, लेकिन आप आते हुए डाक बंगला चौराहा गए होंगे, आप इस तरफ से बेली रोड क्रॉस करके आए होंगे। वो वहां सब पे कहीं कहीं कोई वो फुचका वाला, कहीं पर कुछ मैं आपको 18 मार्च की बात सुनाऊं। 18 मार्च 1974 को सर्पेंटाइन रोड से हम लोग आंदोलन में जा रहे थे। और वहाँ आगे चल करके उन दिनों ये पानी का बौछार नहीं होती थी, लाठीचार्ज होती थी, एस्ट्रो गैस चलते थे और गोलियां चलती थी। तो 18 मार्च को मुझे याद है कि गोलियां चली थी, और मैं वहाँ से निकल करके वापस, हम लोगों को भीड़ तितर बितर हुई थी। दूसरी मुझे उस बेली रोड की याद है, जब मैं शायद 5 जून होगा, जब एक लंबा जुलूस गांधी मैदान से निकला था। जयप्रकाश जी ने आशीर्वाद दिया था और हम भंडारे साहब को वो रखने गए थे, मेमोरेंडम देने गए थे। तो उस बेली रोड की मुझे वैसे याद है। फिर उसके बाद जब जयप्रकाश जी, शायद नवंबर का महीना था, 1975 की बात होगी, शुरू की, इमरजेंसी लगने से पहले, जब लाठी चली थी, जब उनके ऊपर लाठी, तो नानाजी देशमुख का कंधा उस समय ही केम उनके बचाव के लिए, वो सामने आ गए। तो नानाजी देशमुख का कंधा, कॉलर बोन टूट गई थी, फिर उनको अस्पताल ले गए थे, तो वो भी मुझे याद है। और जयप्रकाश नारायण जी के निवास स्थान पर मैं गया था 11 अक्टूबर को। नानाजी देशमुख ने 60 साल पूरे होने पर, 61 साल होने पर, राजनीति का त्याग करने का आशीर्वाद जयप्रकाश नारायण जी के सामने, मैं वहाँ मौजूद था जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि आई विल क्विट पॉलिटिक्स एंड आई विल डू सोशल वर्क। और मुझे लगा था कि ये क्या फैसला कर रहे हैं, अब 61 साल के बाद क्या करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं नानाजी देशमुख से अंतिम समय तक जुड़ा रहा, कि उनके लाइफ में पॉलिटिक्स से बड़ा काम उन्होंने 30 इयर्स सोसाइटी में किया। तो वो भी यादें मुझे ताज़ा हैं मेरे मन में, और उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। एक के बाद एक बड़े। यहाँ तक डाक बंगलों की बात की आपने, डाक बंगलों के बारे में लोगों को लगता है, लेकिन डाक बंगलो चौराहा जो था, वो यंगस्टर्स का जमावड़ा था। चाय पीना, पान खाना, गपशप मारना, और एजिटेशन कैसे चल रहा है,
वहाँ तारिक अनवर आते थे जो आज कांग्रेस में हैं, उस समय यूथ कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट थे। हमारे सुशील मोदी इकट्ठा होते थे, लालू यादव जी भी आते थे, फिर उसके बाद बाकी लोग भी आते थे। बट दिस वाज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ यंगस्टर्स। लेकिन इसी से आगे जाएं तो एक कॉफ़ी बोर्ड था। कॉफ़ी बोर्ड में वहाँ सीनियर्स इकट्ठे होते थे। शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, ही वॉज जो एमपी रहे, प्रोफेसर थे, और उन्होंने आर के पांडे, फणीश्वर नाथ रेणु जी बड़े लेखक, जिसकी तीसरी कसम जिस पर राज कपूर जी ने भी पिक्चर बनाई, ये लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे। एंड दिस वाज द थिंक टैंक ऑफ जयप्रकाश नारायण, गोविंदाचार्य, ये सब लोग उस समय आया करते थे वहाँ पर। तो सीरियस थिंकिंग वहाँ होती थी, और डांग बंगलो चौराहा में यंगस्टर्स इकट्ठे होते थे। और एक राजनीति यहाँ की हवा में और यहाँ के हर चीज में वातावरण में देखने को तो मिलता है। राजनीतिक चेतना से आपने शुरुआत की थी और आप तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स बहुत करीब से देख रहे थे कम उम्र से। जरा परिवार पर आते हैं। आपके पिता प्रोफेसर थे और वो रांची बाद में शिफ्ट हो गए। फैमिली ने कभी रोका कि पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहते हो, अब यहाँ से पढ़ लिख रहे हो, ये बनो? बिहार में बड़ी नहीं, वो है ऐसा कि नहीं था। ये बनना है, वो बनना है। मेरी फैमिली में बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ करती थी, और मुझे याद है कि मेरे पिताजी का बड़ा आग्रह होता था कि कोई रात का डिनर स्किप नहीं करेगा, और उस समय की जो राजनीतिक सामाजिक विषय होते थे उस पर डिस्कशन होती थी। मुझे याद है कि हर्षद मेहता का स्कैम मैंने वहीं पर समझा कि व्हाट इज़ दिस स्कैम। हाँ, मैंने उसी तरीके से मिसेस गांधी का नारा जो उस समय का गरीबी हटाओ का था, वो भी मैंने उसी डाइनिंग टेबल पर समझा कि इसमें से क्या निकलने वाला है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी, समग्र क्रांति क्या है और क्या सोचते हैं, इसकी डिस्कशन भी उसी पर होती थी। तो फैमिली में हमेशा डिस्कशन चलती थी। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, बाद में रांची यूनिवर्सिटी कुछ समय के लिए वाइस चांसलर के रूप में गए, बाद में फिर यहीं से रिटायर हुए पटना से। लेकिन उनके साथ मेरी बातचीत हुई। मैं पहले हमारे यहाँ से मेरे बैच से 15 IAS ऑफिसर्स निकले हैं। आज जो दिल्ली में जितने भी बैठे हैं इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज, वो या तो मेरे क्लास फेलोज हैं या सीनियर या जूनियर हैं। तो वो बिहार प्रोड्यूस, एंड द सेम इज द IPS। सारे IPS जितने भी हैं उस 15 बैच से निकले थे। 15 लोग IPS में निकले थे। और बिहार की धमक है, ये धमक है, सारे ये धमक है और चमक है। सारे नेता चमक। हाँ, और मैं बताऊं आपको, ये सब मुझे IAS बनाना चाहते थे। यही तो मैं पूछना चाह रही थी कि दबाव था कि नहीं। तो और मुझे IAS बहुत मदद करते थे। जब एग्जामिनेशन आता था तो मुझे अपने नोट्स। आपने UPSC दिया था? नहीं, मैंने कभी नहीं दिया। जैसे इमरजेंसी लगी, मैं पटना कॉलेज में आपको बताऊंगा, जैसे इमरजेंसी लगी उसके बाद मेरे विचार की दिशा बदल गई। और वैसे मैंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस लिया था। जो कोई ये कहता था कि ये दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जनरली लोग मार्क्स लूज करने के लिए लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई लॉजिक या फिलॉसफी रखते हैं जिसमें उनको मार्क्स आ सकता है। लेकिन मैंने बेस ऑफ आर्ट्स समझ करके, क्योंकि मैं UPSC की तैयारी कर रहा था उस समय, लेकिन जैसे लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगी मेरा विचार बदल गया। मतलब 74 में जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे? हाँ, नहीं, 74 में जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मैं UPSC की तरफ जा रहा था। अच्छा। लेकिन जब मैं 75 में इमरजेंसी लगी और मैं इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी बना, उस समय इमरजेंसी लगने के बाद मेरा विचार बदल गया। और फिर मैंने अपने पिताजी से डिस्कशन किया, और पिताजी उस समय, मेरे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस मेरा कॉम्बिनेशन था। ही सेड देन यू टेक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, डोंट गो फॉर हिस्ट्री। सो आई टुक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, एंड लेटर ही सेड दैट यू शुड गो फॉर लॉ, because there should be a professional degree if you want to go into politics. So he gave me permission. उन्होंने कहा कि आप जाइए, लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस के बाद आप लॉ कीजिए। और मैंने पॉलिटिकल साइंस किया, लॉ। नेता जी, आपके स्कूल में आपने कुछ यादें भी साझा की हैं, कैसे आप ये स्विमिंग पूल में आपको हमेशा के लिए एक परमिशन हो गया। आपकी स्कूल के ही जो प्रिंसिपल हैं इस समय, उस समय तो खैर जो थे उनकी तस्वीरों में हमने देख लिया, लेकिन जो इस समय हैं उन्हें मैं यहाँ पर इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि अपने जो ब्राइट एक्स स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। सर, मैं उससे पहले आपको, दिस वाज माय लॉन टेनिस कोर्ट। आप खेलते थे लॉन टेनिस? हाँ, एंड फादर नॉबर्ट रॉय वाज द बर्सर हियर। उनके साथ मैं यहाँ पर लॉन टेनिस खेलता था। आप क्या नहीं करते थे? पढ़ाई कम करता था, बाकी सब कुछ करता था। तो टेनिस, स्विमिंग, पॉलिटिक्स सब यहीं शुरू कर दी थी आपने? और नाम ये सेंट जेवियर्स हाई स्कूल? ऐसा था, ये जो मौर्य होटल है पास था, तो 10 मिनट्स वॉक था। तो मैं इस स्कूल का पूरा यूटिलाइजेशन, ऑल सैटरडे संडे फुल डे आई यूज्ड टू बी हियर। अक्रॉस द रोड ही है ये। तो यहाँ पहले हैंडबॉल खेलना,
फिर लॉन टेनिस खेलना, फिर स्विमिंग करना, और फिर घर में जब लोग याद करते थे, उन दिनों टेलीफोन तो होता नहीं था, तो घर से आदमी आता था कि बुला रहे हैं, तो मैं चला जाता। आप प्रीफेक्ट थे, मतलब स्पीचेस भी आप देते होंगे, आप असेंबली को एड्रेस करते डिबेट, होंगे, मैंने आप पहली डिबेट यहीं सीखी। तो आप कैसे स्पीकर हैं वो तो कोई और बता पाएगा ना हमें। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल अब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। थैंक यू सो मच। कितने खुश होते हैं आप इस बात से कि इस स्कूल से पढ़ा हुआ एक बच्चा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि हमारे एक पूर्व छात्र विश्व के सबसे पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। And we are very, very proud of you. One of our own alumnus becoming such an important person in the Indian democracy. ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण खुशी की बात है। So आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 2 साल पहले ये आए थे एक मिनिस्टर के रूप में, हेल्थ मिनिस्टर के रूप में आए थे। आज लेकिन बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में आए हैं, तो दोबारा उनसे मिलने का एक अच्छा सुनहरा मौका मिला है। Thank you, वेरी वेरी हैप्पी टुडे। यहाँ पर आपकी उस एज की बात तो हम समझ गए, लेकिन जहाँ से आपने छात्र राजनीति की शुरुआत वाकई की, मतलब अब समझ में आया कि ठीक है, यहाँ पर तो एक हो सकता है कि 14-15 साल का बच्चा जो कुछ सोच रहा था, लेकिन जो परिपक्व राजनीति, हम चलते हैं पटना कॉलेज सर आपके। पटना कॉलेज चलते हैं। स्कूल में जेपी नड्डा कैसे विद्यार्थी थे, क्या वो उनकी यादें थी, वो सब हमने आपको दिखाया है। अब हम पटना कॉलेज आ गए हैं। पटना कॉलेज का इतिहास ऐसा है जिसे आप अगर बखान करने की उसकी शुरुआत करें नड्डा जी, तो हम लिखते ही जाएं उस पर। हमने मास्क अभी इसलिए हटाया है कि जरा 2 गज की दूरी हमने बना ली है, थोड़ी अच्छे से बातचीत हो जाए। आप किस सब्जेक्ट में ऑनर्स था आपका यहाँ? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। अच्छा। वैसे मेरा इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट था वो आर्ट्स का, सोशल साइंसेज का बेस था। जी। आई हैड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री डिपार्टमेंट ये ऊपर है, अच्छा। फर्स्ट फ्लोर पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उधर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, इसके उस तरफ बीच में ये लाइब्रेरी है, ये ऊपर वाली लाइब्रेरी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पीछे है इसके, ये बीच में। तो मैं यहाँ हिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करने आता था, और इकोनॉमिक्स की क्लासेस अटेंड करने आता था। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए मैं उधर जाया करता था, वो डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस का था, और इंग्लिश कंपलसरी था, तो इंग्लिश पढ़ने आता था। मुझे याद है कि मैं जब ऑनर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया तो हिस्ट्री मेरा पास कोर्स था, तो पास कोर्स के भी क्लासेस लेने के लिए मैं यहीं आया करता था। लेकिन अभी जब हम लोग आ रहे थे तो अशोक राजपथ क्रॉस करके आए हैं। जी। दिल्ली में वो राजपथ है, जी। और आप जिस पथ पर हैं, जी। आपने ये सोचा था कि मैं यहाँ पे जब पढ़ रहे हूँ, आपने वो संघर्ष जरूर करना चाहा, वो राजनीति, वो सोच, वो जेपी आंदोलन, लेकिन आपने सोचा था दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसका अध्यक्ष में एक दिन? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, और मेरे जीवन का तरीका भी इस तरीके से रहा है कि मैंने कभी भी कोई अपने लिए कार्व आउट नहीं किया है। जी। जो भी जिम्मेवारी मिलती रही वो मैं लेता रहा, और मैं उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करता रहा। इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैं आज भी कल के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं आज के बारे में अभी कैसे मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ इसकी ही चिंता करता हूँ। उस समय का पटना कॉलेज और आज का पटना कॉलेज, उस समय की शिक्षा, आज की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पर फर्क पाते हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरे 15 बैचमेट्स आईएएस निकले, 15 आईपीएस निकले, और उस समय जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी टॉप पर था, चरम शिखर पर था, पूरे ताकत के साथ आंदोलन था। यानी जब पॉलिटिकल अपहीवल भी था, तब भी यहाँ पर एकेडमिक्स के लिए जोर कितना था इसका आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लालू जी के आने के बाद शिक्षा में बहुत बड़ी गिरावट आई, और सिस्टम्स टूट गए, व्यवस्थाएं टूट गईं, प्रोफेसर्स की नियुक्तियां बंद हो गईं, प्रोफेसर्स की नियुक्तियां भाई भतीजेवाद को लेकर के एडहॉक रखना शुरू कर दिया। तो अब एक समय अगर आप उठाएं WHO इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप का, उसमें हु इज हु एक पुस्तक है, उसमें 20 से 25 बायोडाटा आपको पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के मिलेंगे, द बेस्ट प्रोफेसर्स वी हैड।
तो ये क्या हुआ, कहाँ हुआ? क्योंकि आज अगर पॉलिटिकल लेवल पर जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बाद जब लालू जी का राज आया तो शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन चरवाहा विश्वविद्यालय यानी सारा बिहार चरागाह बन गया, और चरागाह बनते बनते चारा घोटाला तक पहुंच गया। अच्छा, लोग कहेंगे कि उस वर्ग की शिक्षा के लिए उन्होंने बनाया। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो एस्टैब्लिश चीजें थी उनको आपने कोलैप्स करा दिया। शिक्षा के जो सिस्टम्स थे, मैं कह रहा हूं ना कि 20 से 25 प्रोफेसर बेस्ट बायोडाटा वाले यहीं से चुने जाते थे। इतना यहाँ के स्टूडेंट्स जो पढ़कर निकलते थे वो एक्सट्रीमली बहुत अच्छा करते थे, लेकिन ये सारा सिस्टम को, क्योंकि एजुकेशन पर इंपॉर्टेंस समाप्त हो गई, क्योंकि लालू जी के कार्यशैली में कहीं भी शिक्षा को महत्व देना था नहीं, तो उन्होंने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। पॉलिटिसाइज करने के बाद क्वालिटी घट गई जी। अब हमारे पिताजी प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कभी भी स्टूडेंट डिसिप्लिन के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लोग जानते थे। पर वो दौर भी आया नड्डा जी, जो खासकर मैं अपने समय से अगर उसे रिलेट करूं, जब ज्यादातर बच्चे और जो वेल ऑफ घरों से थे वो सब चाहते थे कि दिल्ली जाकर पढ़ें। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सिस्टम कोलैप्स हो गया। लेकिन अगर आप 80s तक की बात करेंगे तो दिल्ली जाना कम था। हाँ। दिल्ली जाते थे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, दिल्ली जाते थे यूपीएससी की तैयारी के अब लिए। +2 से कोशिश होती है। हाँ, +2 से सीधे। पर आप लोग कुछ कर पाए उस पर अपने सालों में? हाँ बिल्कुल। कि जो एजुकेशन में 1000 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट इन लास्ट 3 इयर्स रीएस्टैब्लिशिंग सिस्टम को फिर से वापस लाने के लिए। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है और हेल्थ एक ऐसी चीज है, बनने में 10 साल लगते हैं और बिगड़ने में 5-7 साल लगते हैं। तो ये जो लालू जी का टेन्योर था, हाँ। उसमें एजुकेशन की बहुत नेग्लिजेंस हुई, और नेग्लिजेंस के उपेक्षा तो हुई इसको एक जिसको कहा जा सकता है कि एक हीन दृष्टि से देखा गया, इसको प्रायोरिटी नहीं दी। क्या है, कैसे चलेगा? प्रोफेसर्स की सैलरीज बंद हो गई, पेंशन्स बंद हो गई, एंड देयर वाज नो प्रायोरिटी। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि जब टीचर को आप उसकी सैलरीज नहीं मिलती हैं और रिक्रूटमेंट नहीं होता है तो शिक्षा कहाँ जारी होगी और विद्यार्थियों का क्या हो रहा होगा। मुझे दुख होता है कहते हुए, क्योंकि सच ए प्रेस्टीज। पलायन पर पूरा कंट्रोल कर पाएंगे आप? हाँ शिक्षा करेंगे, पर? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि मैं अलग अलग कॉलेजेस में गई हूँ, सारे बच्चे कह रहे हैं कि किसी तरीके से देखिए, हम यही पढ़ पाए, यही रोजगार जिस मिल दिन पाए। इंटेंशन, जिस दिन यहाँ पर आप चीजों को क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ के बच्चे यहीं पर रहेंगे। कोई बाहर नहीं जाना चाहता, कोई मेस की का भोजन करना किसी को भी पसंद किसी को भी नहीं। पसंद नहीं, सब चाहते हैं घर में रहना चाहते हैं। हम कॉरिडोर की तरफ चलते हैं। और मुझे श्वेता जी यहीं रहने का मौका मिला। जी, इन कॉरिडोर्स में आपने राजनीति का जोड़ घटाव सीखा होगा। जी जी जी। इस समय ये शाइनिंग अवस्था में थे, इनकी वॉल चमकते हुए थे। और हमारा ये एक ऐसा कॉलेज था जिसमें स्टूडेंट यूज्ड टू गो फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। It was not that there was one class and people used to join there. जैसे हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट उधर था, अच्छा। उसके पीछे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट था, तो मैं पॉलिटिकल साइंस पहले इंग्लिश की क्लास लेता था, फिर पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती थी, फिर पास कोर्स के लिए हिस्ट्री की क्लास के लिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट आता था। तो इस कॉरिडोर का इस्तेमाल और इतना खूबसूरत कंस्ट्रक्शन पुराने जमाने का कि डच के आर्किटेक्ट थे। अच्छा, ये डच आर्किटेक्ट है। अधिकतर तो बिहार में हमें गॉथिक वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन इस बार देखिए, अब चुनाव पर जरा सा हम आते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार जो आपका चल रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप अभी तक? आपको लग रहा है कि मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल, बिहार की जनता नीतीश जी को सपोर्ट करना चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, और स्टेबिलिटी के साथ साथ विकास चाहती है। और ये संभव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरफ से बिहार को सपोर्ट मिले, इसकी इच्छा है। और नीतीश कुमार जी यहाँ पर उस डिलीवरी को अच्छे तरीके से करने में सक्षम है। आपको एंटी इनकम्बेंसी लग रही है? देखिए क्या होता है, जब जो भी कोई व्यक्ति रूलिंग में होता है तो लोग कुछ न कुछ विषय तो निकालते हैं जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। लेकिन मुझे इस प्रकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। मुझे ये जरूर दिखता है कि आशाएं हैं वो अभी नीतीश कुमार से ही हैं, और आशाओं के अनुरूप उतरने में कुछ उनको कमी दिखती होगी तो वो भी नीतीश कुमार से ही है, किसी और से नहीं। पर एक ओपिनियन पोल जो हमने CSDS का दिखाया, उसमें दिखाया गया कि कैसे पहले जो 80% जनता उनके कामकाज से संतुष्ट थी, आज 52% पर रह गई है।
होता है ये, मैं आपके सर्वे को वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेता बिहार में नीतीश कुमार हैं। पर नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसे हैं या बीजेपी को उम्मीद है कि नीतीश कुमार से? देखिए, हम सब लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां तक मोदी जी का सवाल है, दुनिया में और देश में विश्वसनीयता उनकी कायम है और लोग उनको विश्वसनीय नेता के रूप में देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी बिहार में एक ऐसा चेहरा है जो विश्वसनीयता की दृष्टि से, डिलीवरी की दृष्टि से, उनका इतिहास इस बात को बताता है कि उन्होंने डिलीवर किया है। तो दोनों ही पूरक हैं, यानी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी भी पूरक है और उसी तरीके से नेतृत्व के मामले में बिहार की धरती पर नीतीश कुमार भी पूरक है। पर निशाने पे सबके वही हैं अभी, वो तो होता ही है। खासकर जो तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन पर प्रहार कर रहे हैं जी। नीतीश कुमार पर, जी। और उतनी जनता उनको सुनने के लिए आ भी रही है तेजस्वी को। वो ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता बिहार की जानती है कि तेजस्वी और उनकी पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, उनकी पार्टी का डीएनए क्या है। उनकी पार्टी का डीएनए अराजकता का है, प्रूवन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, मैं पॉलिटिक्स को बहुत आई एम कीन ऑब्जर्वर। पॉलिटिक्स में जब तक आप अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं करते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आरजेडी आज भी अपनी गलतियों को स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानती है और उन पर कहीं रियलाइजेशन नाम की चीज नहीं है। पर तेजस्वी ने वो इसलिए- तस्वीरें हटा ली हैं। वो इसलिए कि उनको समझ में आ गया है कि लोग लालू जी के द्वारा जो काम हुए हैं और उसी का रेप्लिका होंगे ये। इसमें आप कोई दो राय नहीं मत रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी वो विपक्ष के नेता रहे, 2019 में उनकी हाजिरी देख लीजिए विधानसभा में, बजट के सेशन में देख लीजिए, बाढ़ के समय में देख लीजिए, कोरोना के समय में देख लीजिए, कहाँ मिले वो, किसको मिले? अब वो उल्टा पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं निकले हैं। वॉज ऑलवेज हियर। सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ था, सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है उसी के कारण इन सारी चीजों का कंट्रोल हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को अभी कुछ ही समय हुआ है यहाँ पर काम करते हुए। लोग विश्वास करेंगे, लोग इस चीज को कर एक्सेप्ट रहे हैं। करेंगे? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। हाँ। मैंने ये 2014 में मैं बन गया था स्वास्थ्य मंत्री, 2015 में ये आए। तेज प्रताप के पास हेल्थ डिपार्टमेंट था, वो घोड़े से उतरा ही नहीं नीचे। कभी हम यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का जवाब ही नहीं दिया, कोई काम नहीं हुआ। और उनके जाने के बाद मैंने 11 मेडिकल कॉलेजेस दिए, प्रधानमंत्री जी ने 11 मेडिकल कॉलेजेस बिहार को दिया। 8 जगहों पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया। मैं तो हेल्थ की बात कर रहा हूँ। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया और जो मेडिकल साइंसेज अटल जी देकर के गए थे वो नॉन फंक्शनल था, उसको फंक्शनल हमने बनाया। आज सारा कोविड का हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हॉस्पिटल एम्स पटना ही है ना। तो ये सारे काम 3 साल के अंदर ही हुए। अच्छा नड्डा जी, एक और मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो पैसा मिला वो मोदी जी के आने के बाद और यहाँ नीतीश कुमार ने जब संभाला तब मिला। मतलब नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ आए तो इसीलिए तो- उसके पहले हाँ। वो जो उनकी सरकारें थी, जो पहली सरकारें थी यूपीए के टाइम की, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। और जब हम यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आखिर आप देखिए एक आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया, क्यों छोड़ा उन्होंने, क्यों उनका साथ छोड़ा? क्योंकि डीएनए में परिवर्तन नहीं था। ये डीएनए शब्द से पिछले चुनाव में आप लोगों को बड़ा नुकसान हो गया था। नहीं, मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पार्टी का भी तो अपना अराजकता। हाँ। और देखिए हाथ किससे मिलाया, माले के साथ। एस्टैब्लिश्ड एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, एस्टैब्लिश्ड। कांग्रेस पार्टी, आजकल कांग्रेस पार्टी किसके बारे में बोल रही है? मैं जब बोलता हूं तो मैं किसके बारे में बात करता हूं? मैं उनकी एक्टिविटीज के बारे में बात करता हूं, मैं व्यक्तियों के बारे में बातचीत नहीं करता हूं। क्या सच्चाई नहीं है कि उन्होंने जब धारा 370 समाप्त हुआ तो उस समय उन्होंने जो दलील दी राहुल गांधी ने वो पाकिस्तानी यूज किया यूएनओ में। उसी के बाद शशि थरूर साहब अभी पाकिस्तान की तारीफ करते, भारत को की निंदा करते हैं। और चिदम्बरम जो भारत के गृह मंत्री हैं वो कहते हैं धारा 370 हम वापस लेंगे। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये अपने आप में इनकी एक्टिविटीज, इनकी सोच, इनकी पार्टी की सोच के बारे में बताता है। एक स्थानीय मुद्दा उठा रहे हैं और उठा रहे हैं मुद्दा रोजगार का। तेजस्वी यादव ने जब 10 लाख
जॉब्स की बात की तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अरे ये कहां से संभव है इसके पैसे का। नीतीश कुमार की तरफ से भी इसी तरह की बातें आई कि पैसे ही नहीं है, ऐसा कहां संभव है। लेकिन आप लोगों ने कह दिया हम 19 लाख जॉब देंगे। देखिए फर्क समझिए। हाँ। मैं इसीलिए कहता हूं कि नेताओं को जानकारियां हासिल होनी चाहिए और नेताओं को फर्क समझना चाहिए और नेताओं को बोलते समय उसको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हाँ। मुझे एक कैबिनेट का नोट आजाद भारत में दिखा दो किसी भी सरकार का जो कैबिनेट का नोट नौकरी देने के बारे में कहता हो। कैबिनेट नोट जब भी बनता है, उन्होंने कहा कैबिनेट में लाऊंगा, कैबिनेट में लाऊंगा। इसी तरीके से सब लोगों ने नारे दिए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जब किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आया और जो नोट बनकर के आया वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। देखिए हमेशा कैबिनेट नोट या कैबिनेट का डिसीजन क्या होता है, हम एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खोलेंगे, 1200 करोड़ रुपए की लागत से खुलेगा, which will lead to 2000 direct employment, which will lead to 3000 indirect employment, which will lead to ad hoc appointments. अच्छा। देखिए डिफरेंस समझिए। उन्होंने कहा हम सरकारी नौकरी देंगे, दे ही नहीं सकते। रेशियो होता है, सरकार में तय होता है पॉपुलेशन पर दोनों में से किसके शासन में युवाओं को रोजगार मिलेगा? हमारे शासन में मिलेगा, उसका भी मैं बताता हूँ। रोजगार के बारे में मैं आपसे डिटेल में श्वेता जी बताना चाहता हूँ। यह इकोनॉमी का होलिस्टिक अप्रोच होता है। ऐसे 10 कॉलेजेस बनेंगे तो रोजगार मिलेगा, ऐसे 10 फैक्ट्रीज आएंगी तो रोजगार मिलेगा, ऐसे यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो रोजगार मिलेगा, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो रोजगार निकलेगा। ये सब तब होगा जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, ये सब तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वेलकमिंग अप्रोच होगा, ये सब तब होगा जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आप एक्टिवेट होंगे। लेकिन आपका जो कैरेक्टर रहा है, यानी आरजेडी का जो कैरेक्टर रहा है, उन्होंने तो सबको यहां से पलायन करा दिया। उन्होंने आप वो ये क्यों नहीं बोलते हैं? यही तो लालू जी अपनी यूएसपी मानते थे। यहां से हमने सब लोगों को भेज दिया। आप एक शब्द पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? विदाउट रियलाइजेशन आगे की बात करना। हमारे पास गारंटी क्या है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है? आपके पास गारंटी यही होगा कि जो मैंने कहा है वो सच होना चाहिए, जो पहले कहा है वो सच होना चाहिए, तभी हम आगे सच बोलेंगे। इसलिए यह अब शब्द तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही मायने में सारी जिंदगी जुमला वाला काम तो आपने किया। रोजगार हम देने की बात करते हैं तो हम कहते हैं 19 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और ये याद रखिए, गवर्नेंस में हमेशा गवर्नमेंट अवसर प्रदान करती है, माहौल पैदा करती है। अब ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कैसे आ रहा है? मोदी जी की शख्सियत पर आ रहा है। यहाँ फैक्ट्रीज खुलेंगी। हाँ बिल्कुल खुलेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा क्रूशियल जंक्शन। पहले से बंद बहुत सारी हो हाँ, गई। वो सब खुलेंगी। और बंद किसने किया? कांग्रेस के जमाने में बंद हुआ, आरजेडी के जमाने में बंद हुआ। और ये इन सारी बातों के बारे में ये अब देखिए, बरौनी की तस्वीर अब बदली कि नहीं बदली? पाइपलाइंस बिछ रही कि नहीं बिछ रही? पर बरौनी में तो पहले से एक इंडस्ट्रियल सारी इंडस्ट्री समाप्त हो गई थी, दब गई थी, बंद हो रही थी। वैगन इंडस्ट्रीज बंद हो गई यहाँ की, यहाँ सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर होते थे, बंद हो गए। यहाँ के टाटा ने शोरूम अपना बंद कर दिया था, शोरूम्स बंद हुए। हाँ, तो ये वातावरण किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। और भारत के प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने देश में एक माहौल बनाया जिसके कारण हुआ है। बिहार को स्टेबिलिटी चाहिए और बिहार को विश्वसनीय नेता चाहिए, और ये संभव नीतीश जी के ही राज में संभव है। नड्डा जी, आप गंगा घाट पर जाएं। विश्वसनीयता की बात बताई तो मैंने बताया ना, तेजस्वी लास्ट ईयर बजट सेशन सारा गुजर गया, ही डिड नॉट पार्टिसिपेट, एब्सेंस है। तो ऐसे लोगों की विश्वसनीयता क्या रहेगी? चलिए, कुछ ऐसी चीजें गंगा घाट पे भी दिखती हैं जहां पर रंजना है, लेकिन आप वहां पर जाएं यहाँ से। उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी बिहार के लोग अगर दिल्ली एम्स में चाहते हैं कि उनका जाके इलाज हो जाए, क्या वो विश्वास की कमी है? आप कहते हैं यहाँ पर एम्स, पटना में तो एम्स शुरू हो गया है, क्या व्यवस्था ऐसी नहीं है अभी तक? और अगर नहीं है तो कब तक हो पाएगी? देखिए, एनी इंस्टीट्यूशन टेक्स 10 to 15 years टू एस्टैब्लिश। मैं आपको बताता हूँ, इसमें जिस दिन से देखिए ये ऐसे जैसे पीएमसीएच का ही उद्धार हो जाता है, जीर्णोद्धार के बारे में बता रहा हूँ श्वेता जी आपको। अब मैं फिर भी कहूंगा, इट टेक्स मिनिमम 5 years। अब इन पीएमसीएच की बात कीजिए, 250 करोड़ रुपए मैंने पिछले साल अपनी हेल्थ मिनिस्टर जब मैं था 2019 के जनवरी में आकर मैंने शिलान्यास किया। नीतीश कुमार जी साथ थे, रविशंकर प्रसाद जी साथ थे, सब लोग साथ थे। 250 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 7 ब्लॉक्स बन रहे हैं। उसके बाद नीतीश जी के साथ बातचीत करने के बाद अभी पटना में
देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो बन रहा है वो पीएमसीएच में बन रहा है, 5,400 बेड्स एंड 5,500 crore rupees are to be spent on it. पीएमसीएच में। और अब लेकिन मैं आपको ये फिर बताता हूँ, तस्वीर ये इसको 5 साल लगेगा, क्योंकि ये एक चुटकी बजाने वाला सोल्यूशन नहीं है। हेल्थ हब है, हेल्थ एंड एजुकेशन, दे टेक इयर्स। देखिए अब स्टाफ भरना, अब हम आपको बताते हैं, एम्स की बात बताता हूँ। मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा, 250 पोस्टें निकलती हैं, 250 पोस्ट में हम भरते हैं 60, 70, बाकी के आगे क्या लिखते हैं, नॉट फाउंड फिट। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्स, है ना, टॉप स्टूडेंट चाहिए। और हमने ये भी व्यवस्था की है कि एम्स के बच्चे कहीं और नहीं जाएंगे, वो एम्स में ही आएंगे, उनको हम कैंपस रिक्रूटमेंट दे रहे हैं। इससे ज्यादा हम फास्ट कैसे जा सकते हैं? इफ दिस इज द ओनली वे, दैट इज द शॉर्टेस्ट वे। चलिए गंगा घाट की तरफ। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से विकास की बातें कॉलेज में हुई, और अब गंगा की इन खूबसूरत लहरों के बीच राजनीति के उथल पुथल की बातें आपसे करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स में, और जिस तरह से बिहार की हवा में ही कहते हैं नड्डा जी कि पॉलिटिक्स है, और आपने तो बहुत कम उम्र से इस हवा को समझा है, जाना है जी। इस बार एनडीए 2 हिस्सों में बंटकर चुनावी मैदान में उतरा है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या उसका फायदा नुकसान क्या है, अर्थ? देखिए, मैं इसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं देखता हूं, क्योंकि एनडीए वो है जहां मोदी जी हैं, जहां बीजेपी है, और हमारे यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार जी, हम पार्टी, और साथ में वीआईपी पार्टी, यही एनडीए है। और इसमें सभी के पास वोट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो डिवीजन की बात कहते हैं, या जो नीचे डिवाइड हुआ है, इसका असर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान से इस बार नड्डा जी बात क्यों नहीं बन पाई? कहाँ मामला अटका? देखिए, राजनीति में हर एक पार्टी की आकांक्षाएं होती हैं, उनके अपने टारगेट्स होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं। जब एम्बिशन मैच नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। सीटें ज्यादा मांग रहे थे, निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाएं ज्यादा थी, और बीजेपी के लिए वो एडजस्ट करना मुश्किल था, और हम चाहते थे कि वो साथ रहें, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन गंगा की लहरों के किनारे और जो हवाओं के हिचकोले हैं, उसमें कह रहे हैं कि आप लोगों का एक गुप्त समझौता हो गया है। बिल्कुल। आप उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो आपके बिल्कुल खिलाफ नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। हम पॉलिटिक्स में हम उसको बोलते हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई है। वो है तेजस्वी के साथ, वो है आरजेडी के साथ, वो है माले के साथ, वो है कांग्रेस के साथ। और आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली भी दोनों लड़ाइयां हमारी आरजेडी के साथ हैं, इसलिए वो विषय सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझौता ईमानदारी से करती है, और भारतीय जनता पार्टी के ईमानदारी के साथ समझौता भी करती है, और वोट को ट्रांसफर करने की लेटर ऑफ स्पिरिट में कैपेसिटी रखती है। इसलिए हम लोग बिल्कुल इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा कोई भी संबंध एलजेपी से नहीं है, और कोई भी हमारा कार्यकर्ता का संबंध एलजेपी से नहीं वो है। तो कह रहे हैं मोदी जी बहुत प्यारे हैं, मैं मोदी जी का ठीक है हनुमान ना, हूँ। वो कहना चाहें कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप में नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार के साथ है, इसीलिए चिराग के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने नीतीश पर इस तरह से धावा बोल दिया है। वो उनका विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ एनडीए में अलायंस में चुनाव लड़ रही है, और हम पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, और हमारा कार्यकर्ता ईमानदारी और शिद्दत के साथ अलायंस के धर्म को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप तो पटना से हैं, तो आप यहाँ की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। देखिए, जातीय समीकरण बिहार की राजनीति का, आप माने ना माने, एक ऐसा हिस्सा है जिसको कोई नकार नहीं सकता है। क्या जातीय समीकरण की ही वजह से एलजेपी की भरपाई आपको लगा इस बार जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश साहनी कर देंगे? आपने उनको जोड़ लिया? नहीं, हमारा प्रिंसिपल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम तो चाहते हैं सबका साथ मिले, लेकिन इसको इक्वेट करना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे मुकेश सहनी को लाने का भी विषय, और मांझी साहब को भी लाने का विषय, समाज के सभी लोगों को लाने का विषय हमारा
पहले से था उसको हमने पूरा किया, वो हमारे समझौते के पार्ट एंड पार्सल बन गए, और हमारा समझौता बन करके आगे हम बढ़े। चिराग के साथ नहीं हो पाया। अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं सर। रिजल्ट के दिन पर पहुंचते हैं, 10 के दिन, 10 नवंबर। अगर मामला अटकता है, अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आ जाती है जेडीयू से, तो तब भी नीतीश ही मुख्यमंत्री देखिए, पहली रहेंगे? बात तो है कि मामला अटकेगा नहीं। सीधा सीधा आपके भी सर्वेस बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि वो डबल डिजिट में रुक रहे हैं और हम 3 डिजिट में जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आपका सर्वे बताता है उससे हम 10% इंक्रीज ही करेंगे, क्योंकि आपका भी सर्वे कितनी सीटें? अच्छा, लास्ट में, इस पर लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो हम उस 10% इंक्रीज ही करेंगे, कंफर्टेबल मेजॉरिटी में रहेंगे। और इसलिए ये संभव, इसकी आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम ईमानदारी से जो कहते हैं वो हम निभाते हैं। इसलिए कम वोट में नीतीश विल बी द लीडर ऑफ द। अगर ये गंगा के किनारे इस तरफ चलते हैं, जरा मुझे ये बताइए कि अगर 30-40 सीटों का फासला हो जाता है, अगर बीजेपी और जेडीयू में 30-40 सीटों का ऐसा फासला, होगा नहीं, लेकिन मैंने फिर कहा अंजना जी, जो हमने कहा है उससे हम बदलेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी हमारे लीडर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। चलिए ठीक है। एलजेपी का साथ अगर लेने की नौबत आती है आती तो? ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। हाँ। हम नीतीश कुमार, मान लीजिए नीतीश जी अगर तैयार हो जाए, ये ऐसे हाइपोथेटिकल बातचीत हम नहीं करते ना, क्योंकि हम चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एलजेपी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और हम एनडीए में हम पार्टी, वीआईपी पार्टी, बीजेपी, जेडीयू, ये 4 लोग, ये 4 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही लेकिन हैं। और चिराग हम जो ये हनुमान और ये सब कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो बीजेपी से प्रॉक्सिमिटी का फायदा लेने की कोशिश कर रहे वो हैं? कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी के सिंपैथाइजर, सपोर्टर सब कोई कैडर को जानते हैं। इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज से कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ता है, नहीं एनडीए को पड़ता है। लेकिन इस बार एक और बात है जो हम लोग भी अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं और आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा। तेजस्वी की रैलियों में लोग आ रहे हैं, काफी लोग हैं, भीड़ पहुंच रही है। क्या इसी वजह से प्रधानमंत्री को आप लोगों ने इस अंदाज में उतारा है चुनावी मैदान में, और आपको लगता है उसी से हवा बदलेगी? नीतीश बाबू की जो लोकप्रियता है वो सवालों के घेरे में है? नहीं अंजना जी, आपने देखा होगा कोई भी चुनाव हुआ है स्टेट का, प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से रैलीज करते हैं। और प्रधानमंत्री चुनाव में हमेशा पार्टी के कहने पर जहां भी कहा जाता है वो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगते हैं। वही वो यहाँ कर रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में और देश में उनकी विश्वसनीयता पार्टी अक्रॉस सबसे ज़्यादा है और उनकी बात को लोग सीरियसली सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी का रैली होना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी रैली के कारण प्रधानमंत्री आ रहे हैं ऐसा नहीं है। हमेशा पिछली बार भी चुनाव में आए थे, उससे पिछले चुनाव में भी आए थे। हर चुनाव में वह इसी शिद्दत के साथ चुनाव में उतरते हैं और पार्टी हमेशा उनसे रिक्वेस्ट भी करती है और वो पार्टी की जब भी रिक्वेस्ट आई है तो उसको उन्होंने सुना है, उसको वो मानते हैं और फॉलो करते हैं और पार्टी को ताकत प्रदान होती है। पीएम आते हैं वो तो ठीक है सर, अनुच्छेद 370 भी आ गया, राम मंदिर भी आ गया, क्या है थोड़ा सुशासन से विश्वास डगमगा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। सुशासन तो कश्मीर से क्या लेना देना सर बिहार का? सब बहुत लेना देना है। हम सब लोग बचपन से एक नारा लगाते रहे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। ये कोर इशू रहा है बीजेपी का, और बीजेपी के आइडियोलॉजिकल कोर इशू के साथ साथ उसे ही राम मंदिर का विषय। क्या है, अयोध्या में लोग बिहार से नहीं पहुंचे थे क्या बाकी लोग इस स्थान से बिहार से नहीं लोग पहुंचे थे क्या? तो इसलिए ये हमारे कोर इश्यूज है। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट भी हमारा इशू रहा है। हमारी कोई बात बगैर डेवलपमेंट के नहीं होती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमने दिया, 11 मेडिकल कॉलेजेस दिए, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, गैस के पाइपलाइंस दिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, बरौनी को फिर से रिवाइटलाइज किया गया। तो विकास के ये नेशनल हाईवेज, ये जो आप देख रही हैं ब्रिज, ये जब मैं छोटा होता था तो कांग्रेस के लोग ये सब्ज बाग दिखाते थे कि ऐसा ब्रिज बनेगा, ऐसा ब्रिज बनेगा, ऐसा ब्रिज बनेगा। आज नाउ आई एम रीचिंग 60, आज साकार होता हुआ देख रहा हूँ। तो ये कब हुआ है? ये तब हुआ। इसलिए विकास हमारा एजेंडा रहा है, हमारा कोर इशू रहा है। लेकिन जिसके लिए हमने बचपन से, मतलब भारतीय जनसंघ की स्थापना 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, तो एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे।
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकली सिंपैथाइजर्स सभी जगह इस बात से खुश होते हैं और ये हमारा इशू है। आखिर इसको सॉल्व करके दिया है। कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे ये तो घिस घिस के घिस जाएगा, यानी आप में हिम्मत नहीं थी कि आप इसको खत्म करें, और जब लगाना था तो आपने कहा था टेम्पररी है। ये मोदी जी की हिम्मत और राजनीतिक इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही किया है। अब मुझे बताइए जरा तेजस्वी यादव के बारे में। युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं, 10 लाख नौकरियां दूंगा, और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी खूब ललकारा है और कहा है कि मुझे ये उम्मीद थी कि पीएम यहाँ पर नौकरियों की बात करते, पीएम विकास की बात करते, पीएम ने तो सिर्फ बात की है अनुच्छेद 370 और ऐसे मुद्दों की। तेजस्वी यादव, उनमें आप एक जबरदस्त टक्कर देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने नौकरी की मैंने श्वेता जी को भी समझाया था। तेजस्वी जी को और इनके पिताजी को और इनकी पार्टी को ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम की जानकारी नहीं है और ये शैलो अप्रोच लेकर के चलते हैं, पॉपुलिस्ट स्लोगन्स लेकर के चलते हैं, इसकी गहराई को नहीं पहचानते हैं। इन्होंने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे पहली कैबिनेट में, कहा कि नहीं कहा? यही है इनका स्टेटमेंट। मुझे आज़ाद भारत में एक कैबिनेट का नोट दिखा दो जिसमें लिखा हो कि वी आर गोइंग टू गिव सो मेनी सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर में। एक कैबिनेट नोट दिखा दीजिए। यानी इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की कमी के बारे में ये इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। हमेशा नोट कैबिनेट का कैसे बनता है कि वी विल प्रोवाइड 1 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विद द input of in which 1200 crores and 50 crores are sanctioned for that. नोट के नीचे लिखा होता है this will provide 2000 direct employment, 1000 3000 indirect employment. This will provide 10,000 indirect employment in the vicinity of the All India Institute of Medical Sciences. तो कहने का मतलब मैं समझ गई आपकी बात कि उनके लिए ये अचानक से 10 लाख सरकारी नौकरी कहाँ आसमान से गिरेगा, वो समझे नहीं, अनुभव की। अब हम लेकिन जो वो एक कनेक्ट बना रहे हैं लोगों के साथ, तो उस कनेक्ट को हम तोड़ना जानते हैं ना। जब हमारे यही तो प्रश्न है कि जो आदमी पिछले 1 साल से विधानसभा ही नहीं गया, बजट का सेशन निकल गया, वो आपको नौकरी देंगे? वो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करेंगे? आप जब थे, इनके भाई स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो वो तो घोड़े से नीचे नहीं उतरे और हम मांगते रहे कि भैया डेंगू के लिए तुम्हारे को उपचार के लिए हम क्या मदद करना चाहें, फोन पर ही नहीं आए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का ये बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप बता रहे हैं? जब आपने जी बिल्कुल। और उसी तरीके से ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव आफ्टर ऑल नीतीश जी को इनको क्यों छोड़ना पड़ा? समझौते में चुनाव लड़ा था, क्यों छोड़ना पड़ा? इसलिए कि उनके समझ में आया कि इनके साथ इनका जो पार्टी का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अराजकता का है, वो कैरेक्टर नॉन कंप्लायंस का है, वो कैरेक्टर आज ये जो पलायन हुआ जिसको यूएसपी समझते थे लालू प्रसाद यादव जी, आज बिहार की जनता से माफी मांग क्यों नहीं मांगते हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपके कारण सारा बिहार पलायन कर गया। हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले लोग आज इंटरमीडिएट के बाद लालू प्रसाद यादव की लेगेसी लेके वो घूम रहे हैं, फोटो लगाए ना लगाए, चर्चा होती है, बात हो रही है, आपको लग रहा है वो लेगेसी उनको फायदा पहुंचाएगा कि हानि पहुंचाएगा? मुझे तो देखिए, उनके पास जो वोट है वो दूसरे ढंग का वोट है, वो उसको आप जानते हैं, लेकिन जो उनके कारनामे हैं उससे बिहार की जनता बहुत बखूबी जानती है और जो कुछ लोग हैं उनको जानकारी देना हमारा काम है। 5 बजे शाम के बाद डाकबंगला चौराहा नहीं घूम सकते थे, टाटा का शोरूम यहाँ से चला गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, अच्छे लोग अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दांव में बेच करके दिल्ली जा करके बस गए। कौन माफ करेगा, कौन छोड़ेगा? पर एक पीढ़ी यहाँ पर ऐसी भी है नड्डा जी जिसने लालू राज को नहीं देखा है। वो पीढ़ी जब ये 10 लाख नौकरी ये कर देंगे, वो अभी चुनाव में इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने का हमको भी तो मौका मिल रहा है, हम भी तो एक्सप्लेन करेंगे और उनके पिताजी भी उनको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। पिताजी तो जानते हैं ना, ये कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, सब लोग वहाँ क्यों पहुंचे? पहले यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्लरिश करते थे, यहाँ के टीचर्स की कोचिंग इंस्टीट्यूट में महारत हासिल थी। मैंने आपसे कहा कि 15 IAS ऑफिसर्स आर फ्रॉम माय बैच, 15 IPS ऑफिसर्स आर फ्रॉम माय बैच, और हर बैच में ऐसे निकलते थे। तो ये पलायन हुआ और इस पलायन को लालू जी ने यूएसपी समझा। और मैं फिर बताता हूँ, देखिए किसी भी पार्टी को सबसे पहले उसके चेहरे पर और उसके कार्य में रियलाइजेशन होना चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कि मेरी कमी क्या है, तब हम सुधार करेंगे। जब आप रियलाइजेशन ही नहीं कर रहे हैं तो
तो आप सुधार की ओर कहाँ जाएंगे? इसलिए ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं, और ये बात जनता को बताना हमारा काम है, हम करें। ठीक है, अब जरा कोरोना वैक्सीन पर आते हैं। कोरोना वैक्सीन पर विपक्ष का कहना है कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जिंदगी और मौत की बात है पूरे देश के लिए। हम फ्री कोरोना वैक्सीन देंगे अगर वैक्सीन आए तो। कुछ कह रहे हैं कि वैक्सीन आई नहीं, पहले से आप लोगों ने ऐलान कर दिया है। हेपेटाइटिस का भी मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए फ्री मेडिसिन देने का तय किया है। नहीं, सारे देश में। सुनिए ना, उसी तरीके से HIV का टेस्ट एंड ट्रीट कंप्लीटली ये पूरा का पूरा फ्री हमने किया है। इसीलिए यहाँ पर भी वैक्सीन का विषय आया तो हमारे लोगों ने इस बात पर आगे बढ़ करके लोगों को धारस दिलाया है कि इसकी वैक्सीन हम मुफ्त देंगे। तो इसमें गलती क्या है? चुनावी वादा हो गया ना सर। तो उसमें क्या दिक्कत है? जो हमने करना है वो हमको बताने की छूट है कि नहीं है? तो वो अगर हम बताते हैं तो दिक्कत क्या आ रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इंसानियत की सेवा करना बुरा है क्या? मैनिफेस्टो में लोग जन कल्याण की बातें नहीं लिखते क्या? जन कल्याण करते हैं तो उसके बारे में चर्चा नहीं करते क्या? तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन कल्याण नीतियों में इस बात को जोड़ा है तो तकलीफ कहाँ हुई है? तकलीफ ये हुई है कि शायद आप इन सब चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन नहीं करते हैं, आपको समाज की चिंता नहीं होती है, इसलिए आप ऐसी बातें लेकर के नहीं आ पाते हैं। हमारे को चिंता होती है समाज की, हमको आगे भविष्य देखना होता है, हमको समाज की चिंता होती है, इसलिए हम इस बात को लिखते हैं। पटना के आप हैं और पूरा हमने आपका स्कूल, कॉलेज, गंगा घाट, यहाँ पर आप बता रहे थे इस पुल पर, चूंकि आप स्विमर थे, कभी यहाँ पर पहल की थी क्या? मैंने कहा कि 6 times I've crossed Ganges। आपने इस पार से उस पार 6 तैर बार करके। अच्छा जी। लगभग और कितना पहली टाइम बार- लग जाता होगा बताएं जरा। 45 to 50 मिनट्स लगता था। अच्छा। पहली बार जब मैंने किया था तो मैं बहाव में बह गया था और वहाँ उस तरफ जाकर के लगा था। अच्छा। हवा में ये नदी का जो बहाव है, स्ट्रीम दिखता नहीं है बट करंट बहुत है, तो ये इस तरीके से बह गया था। फिर वहाँ से क्रॉस अगर सीधा करना हो तो तिरछा चलना पड़ता है। ऐसे यू हैव टू आप तिरछा स्विम करते जाएंगे तो आप क्रॉस कर जाएंगे इधर से सीधे। और उस पर तो हमारे 8 लड़कों का ग्रुप होता था। हर बारी एक ट्यूब ट्रक का रखते थे ताकि बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस ट्यूब का इस्तेमाल करे। वो एक लड़का उसको लेकर तैरता था, बाकी सब 8 का 8 ग्रुप तैरते थे इस पार 45 to 50 मिनट्स स्विमिंग। और स्विमिंग का गंगा की लहरों पर क्या मजा और है? इसमें एक बात और है कि जब आप बीच में पहुंचते हैं हाँ। तो आपको लगता है कि आप बीच में पहुंच गए हैं। सच्चाई ये होती है कि आप गैंजेस के 1/4 पर ही होते हैं, क्योंकि तैरने में डिस्टेंस पता नहीं चलता है कि कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है। तो आप ये समझिए कि जब आप कंटिन्यूअसली करना, तो पहली बार में 45 मिनट्स हुआ था या पहली बार में 1 hour 45 मिनट्स, हाँ। उसके फिर बाद में 45 मिनट्स, वो हम चले गए ना, उसमें बह गए। और लिट्टी चोखा का मजा लिया कि नहीं कभी? बहुत। हर होली के समय हम हैं आप हिमाचल के, अब बताइए कि हिमाचल का खाना ज्यादा मजेदार आपको लगता है या ये मजेदार लगता है? दोनों मैं ही। आपको धर्म संकट में डालना नहीं चाहती हूँ। दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, यहाँ की पूड़ी भाजी लिट्टी चोखा इसका अंदाज है, और हिमाचल प्रदेश की धुली दाल, हिमाचल प्रदेश की सेपू बड़ी, हिमाचल प्रदेश का फलदा, ये अपने आप में थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश भी अंदर है और बिहार भी अंदर है, परवरिश यहाँ पर हुई है। तो धन्यवाद। जी, सीटों का आकलन आखिरी। मैं आपसे कह रहा था कि जो आपके सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उस सर्वे रिपोर्ट से 10 to 15% का इंक्रीज होगा, और भारतीय जनता पार्टी NDA कंफर्टेबल आप मेजॉरिटी 150 155 सीटों की बात कर रहे हैं। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं माहौल देख रहा हूँ और जो हमारी वोट ट्रांसफ़र कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए जो अभी का सर्वे आया है उससे हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसलिए चुनाव का 2nd फेज़ 3rd फेज़ और बढ़ता चला जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बना रही है। चलिए JP नड्डा जी, आप आए हमारे साथ, आपने तमाम मुद्दों पर अब लिट्टी चोखा का मजा लिया जाए। अभी यहाँ से चुनावी घमासान आपके लिए आगे और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ दिनों बाद वोटिंग होनी है, 3 चरणों में मतदान, और उसके बाद दिन गिनती का, और फिर बतौर प्रेसिडेंट आपके लिए पहला बड़ा इम्तिहान है। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।